चलिए फिर से एक बार खबरों में आगे बढ़ते हैं। कार हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज 5 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम कर रही है। ऋषभ के हेल्थ को लेकर बीसीसीआई और दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लगातार नजरें बनाए हुए हैं। ऋषभ पंत को लेकर डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने एक बड़ी अपडेट दी है। मैच में रहेंगे या कहीं शिफ्ट किया जाएगा, कुछ तो बता दीजिए। नहीं, अभी कोई शिफ्ट नहीं कर रहे हैं अभी। श्याम शर्मा ने एबीपी गंगा से बात करते हुए साफ किया कि हादसा ऋषभ को नींद आने की वजह से नहीं हुआ था। देखो रात का टाइम था, मतलब कुछ बचा रहा था, गड्ढा सा कोई आ गया था तो बचा रहा था। फिलहाल ऋषभ की हालत खतरे से बाहर है और वो पूरी तरह सामान्य बताए जा रहे हैं। पंत के सिर और रीढ़ की हड्डी का स्कैन हो चुका है और रिपोर्ट सामान्य है। पंत के पैर में फ्रैक्चर है, सिर और कमर पर भी चोट है। कार एक्सीडेंट में लगी गंभीर चोट को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल ऋषभ क्रिकेट ग्राउंड से दूर रहने वाले हैं। बीसीसीआई ने शुक्रवार को उन्हें लगी चोट का अपडेट दिया था, जिसमें लिगामेंट टीयर क्रिकेटर्स के लिए गंभीर मानी जाती है। जो डीडीसीए की टीम उनसे मिली है, उन्होंने उनसे बातचीत भी की है। फिलहाल उनकी फैमिली भी अभी उनके साथ यहाँ पर है और उनके चाहने वाले भी लगातार उनसे मिल रहे हैं और वहीं बहुत सारी जो क्रिकेट के फैंस हैं उसके लिए दुआएं लगातार जारी हैं। खतरनाक सड़क हादसे में घायल ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए देश दुनिया का हर क्रिकेट फैन उत्सुक है। देहरादून में ऋषभ पंत का हालचाल लेने अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल से बाहर आने के बाद दोनों अभिनेताओं ने बताया कि ऋषभ पंत अब पहले से बेहतर हैं, उनकी तेजी से रिकवरी हो रही है। हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक में और अनिल साहब हमको देखने हैं, उनकी माता जी से मिले। सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें एंड सो दैट ही रिकवर्स एंड ही इज ऑन द ग्राउंड एंड वी विल सी हिम प्लेइंग। इसके साथ ही ऋषभ पंत के लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। हरिद्वार से संत ऋषभ के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद की तरफ से मां मनसा देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और जब तक ऋषभ ठीक नहीं हो जाते तब तक मंदिर में अनुष्ठान चलेगा। हमें उनसे बहुत प्रेम है माता मनसा मैया के लिए। जब तक न वो ठीक होंगे तब तक हम उनका अनुष्ठान करते रहेंगे। तो ऋषभ पंत की जान बचाने वाले बस ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत का सम्मान किया गया है। इन दोनों ने पंत को बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया और अस्पताल भिजवाया था। इस सराहनीय काम के लिए इन दोनों लोगों को हरियाणा रोडवेज के पानीपत डिपो में सम्मानित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने भी सुशील कुमार और परमजीत को सम्मानित करने का ऐलान किया है। प्रकृति की गोद में नए साल का जश्न मनाने के लिए हर साल की तरह इस बार भी देश भर से पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। होटल्स की बुकिंग फुल है। हालांकि कोरोना का भी सैलानियों में खौफ देखा जा रहा है। नए साल के मौके पर जोशीमठ के औली में काफी तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटक अपने नए साल के स्वागत को यादगार बनाना चाहते हैं। हालांकि औली में इस बार कम बर्फबारी होने से थोड़ी मायूसी हाथ लगी है। रोपवे से बर्फीली वादियों का लुत्फ उठाने का पर्यटकों में काफी क्रेज देखा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, नए साल का जश्न मनाने के लिए काफी तादाद में पर्यटक टिहरी झील पर पहुंचे हैं। यहाँ सैलानी वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग का मजा ले रहे हैं। ऋषिकेश में कल बहती मां गंगा, खूबसूरत पहाड़ियों और राफ्टिंग का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शहर और आसपास के तमाम होटल और रिजॉर्ट में बुकिंग फुल हो चुकी है। दूसरी ओर रामनगर में कोरोना के चलते नए साल का जश्न कुछ फीका नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बुकिंग फुल है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिस तरह से उम्मीद लगाई गई थी कि पर्यटक आएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर होटलों का कारोबार इस बार हल्का होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एक होटल स्वामी है, उनसे बात करेंगे। कोविड को लेकर के चर्चाएं थी, जिसके बाद से काफ़ी बुकिंग कैंसिल हुई है, क्या कहना है इसको लेकर के? जी ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। जब से टीवी पे कोरोना को लेकर लगातार बताया जा रहा है, लगातार कोरोना पे उसके बाद से बहुत सारी बुकिंगें कैंसिल भी हैं और नए लोगों ने कोई इंक्वायरी भी नहीं करी है। देहरादून में विधानसभा के बाहर बर्खास्त कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। इंसाफ की मांग को लेकर विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी 13 दिन से धरने पर बैठे हैं। मांग है कि जिस नेता के कार्यकाल में बैकडोर भर्तियां हुई उन पर भी कार्रवाई हो। लिहाजा इस मांग को लेकर बर्खास्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। वहीं इस धरने में बर्खास्त कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। हमारी स्कूल की फीस 1-2 महीने से नहीं गई है, इसीलिए हम इधर बैठे हैं। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके बाद 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने 2016 में हुई 150, 2020 में हुई 6 और 2021 में हुई 72 भर्तियां रद्द की थी। इस फैसले के बाद उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्ति इन सभी लोगों की नौकरी गई, जिससे इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य गठन के बाद से ही विधानसभा में हुई सभी भर्तियां अवैध हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 2016 से 2021 की भर्तियों पर ही की गई। मांग है कि इससे पहले 2000 से 2015 के बीच हुई भर्तियों को भी रद्द किया जाए। यही वजह है कि अब विधानसभा के बाहर कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कानपुर में सपा नेताओं का सत्याग्रह जारी है। सपा नेताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी फूलबाग में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं।
सर्दी भले ही शबाब पर हो, लेकिन यूपी का सियासी पारा हाई है। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और दूसरे सपा नेताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल जारी है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में उनके समर्थक गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी का सत्याग्रह शुरू हो गया है। फूलबाग में गांधी प्रतिमा के नीचे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ वो बैठ गए हैं। शनिवार दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ सत्याग्रह रविवार दोपहर 12 बजे तक चलेगा। सत्याग्रह में शामिल सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया है कि इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव, नाहिद हसन और शहजुल इस्लाम को झूठे मुकदमों में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। 24 घंटे का आंदोलन आज घोषित किया है। ये सरकार जो समझ रही है कि हम की समाजवादी लोग कहीं डर गए हैं, छुप गए हैं, तो ऐसा नहीं है। आने वाले साल के लिए समाजवादी शपथ ले रहे होंगे और संघर्ष के लिए हम लोग शपथ लेंगे। सपा कार्यकर्ता सत्याग्रह को नए साल में नई लड़ाई का आगाज मान रहे हैं और सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और आगरा में खनन माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं, जबकि पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि माफिया पर कमरतोड़ कार्रवाई होगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। आगरा से आई अवैध खनन की तस्वीरों ने एक बार फिर से जिले की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। काकी को खनन माफिया फिर चुनौती दे रहे हैं। थाना बमरौली कटारा के समोगर गांव में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए, कैसे यमुना और चंबल नदी का सीना चीरकर माफिया अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। वहीं एबीपी गंगा की टीम ने समोगर गांव में उसी यमुना घाट पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया, लेकिन कैमरा चालू होने से पहले ही खनन में जुटे ट्रैक्टर ट्रॉली गोली की रफ्तार से भाग निकले। लेकिन आप देख सकते हैं कि तमाम जो टायरों के जो निशान हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ से अवैध खनन हो रहा है। अब बालू लदे ट्रैक्टर्स को सड़कों पर फराटा भरते हुए देखिए। ये वायरल वीडियो थाना मनसुखपुरा इलाके का बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इन सब बातों से अनजान बना हुआ है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि अवैध खनन को लेकर सख्ती बढ़ाई जाएगी और इसके खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। जो भी आप बता रहे हैं उस पर पुनः परीक्षण करा लिया जाएगा और इस तरह की गतिविधियां कहीं हो रही होंगी तो उसको पूर्ण रूप से और सख्ती से बंद किया जाएगा। कानपुर में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आए धमकी भरे फोन और व्हाट्सएप मैसेज ने प्रशासन की परेशानी पर बल ला दिया है। वीएचपी के पदाधिकारी को बांग्लादेश से फोन पर धमकी मिली। नए साल के मौके पर बांग्लादेश से धमकी भरे फोन और व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए हैं। यशोदानगर इलाके के रहने वाले वीएचपी के जिला प्रचार प्रमुख प्रशांत शुक्ला को बांग्लादेश से फोन पर धमकी दी गई। साथ ही व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज और धर्म विशेष से जुड़े फोटो और वीडियो भी भेजे गए, जिसके बाद प्रशांत शुक्ला ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर मामले की शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रचार प्रसार प्रमुख प्रशांत जी के पास लगातार बांग्लादेशी नंबर से वॉइस कॉल, वीडियो कॉल आते हैं और उनको धमकी भरे मैसेजेस आते हैं। जो नंबर है उसको लगातार ट्रेस किया जाए, जितनी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके और उनके आधार की पहचान की जा सके। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं की माने तो वीएचपी लगातार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहा है, जिससे बौखलाकर सीमा पार से धमकी दी जा रही है। वहीं हिंदू संगठनों की ओर से मिली शिकायत को कमिश्नरेट पुलिस ने भी गंभीरता से लिया है और मामले में नौबस्ता थाने में केस दर्ज कर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया, जिसे बिहार से राष्ट्रीय जनता दल ने सिरे से खारिज कर दिया और कमलनाथ के बयान को निजी राय बताया। एकाकी कोशिश से आगे बढ़ेंगी, जरूर सर्वसम्मत हल भी निकलेगा। तो बिहार की दूसरी सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार के साथ ही आगे बढ़ने की बात की है। बीजेपी विरोधी पार्टियां एकजुट होकर बैठेंगी तभी कोई निर्णय होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बिहार की दोनों पार्टियों से इतर राहुल गांधी के अंदर विपक्ष का नेतृत्व करने की क्षमता देख रहे हैं। समाजवादी जितने भी हैं वो अपने यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अपनी अपनी पार्टी के नेतृत्व में सब लड़ेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। कांग्रेस के नेता आमतौर पर राहुल गांधी की किसी भी तरह की ब्रांडिंग से बचते हैं, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार और राहुल गांधी के करीबी कमलनाथ का राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार बताना भाजपा को रास नहीं आया। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन इसे दिन में देखा गया सपना बता रहे हैं। जहाँ तक सवाल है 2024 का, तो यहाँ तो हर राज्य में एक उम्मीदवार बैठे। महाराष्ट्र के पुणे में दो सिरफिरे बदमाशों ने धारदार हथियार के साथ कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, लोगों को डराया धमकाया भी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को जमकर सबक सिखाया।
पुणे की सड़कों पर दो बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। हाथ में धारदार हथियार लेकर बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की। राह चलते लोगों को डराया धमकाया, गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए। बताया जा रहा है कि कुवैत गैंग की दहशतगर्दी में एक शख्स घायल भी हो गया। सफेद कैप पहने इस बदमाश को देखिए, जो हाथ में धारदार हथियार लेकर लोगों को डरा रहा है, उन पर हमला कर रहा है। लोग डर कर इधर उधर भाग रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। देखिए, बाइक पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने डंडे से इस बदमाश का सारा भूत उतार दिया। आगे आगे बदमाश और पीछे पीछे भागता पुलिसकर्मी। बदमाश ने काफी कोशिश की पुलिस की पहुंच से दूर जाने की, लेकिन खाकी की लाठी ने इसके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। ये महाराष्ट्र पुलिस के दो जाबाज सिपाही हैं, जिन्होंने पुणे की सड़कों पर खौफ फैलाने वाले बदमाशों की जमकर धुलाई की। हालांकि बताया जा रहा है कि एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और नए साल का प्रकृति ने भी बर्फबारी के साथ स्वागत किया है। लद्दाख में जमकर बर्फबारी हुई है। द्रास सेक्टर में बर्फबारी के बाद पारा 0 से 26 डिग्री नीचे जा पहुंचा। सड़कों पर बर्फ, घरों पर बर्फ और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी बर्फ ही बर्फ। ये तस्वीरें लद्दाख के द्रास से सामने आई हैं, जहां नए साल के मौके पर कुदरत ने ऐसी बर्फबारी की है, जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फबारी के बाद द्रास का तापमान -26 डिग्री पहुंच गया। और उम्मीद ऐसा है कि अगर इस तरह का मौसम साफ रहे तो ये तापमान -30 तक भी अगले 1-2 दिन में चलेगा। एक हल्की सी बर्फबारी यहाँ होके थोड़ा ड्राइनेस कुछ हद तक खत्म हो चुका है। इन सड़कों को देखिए, यहाँ बर्फबारी ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पैदल चलना तेज बर्फबारी में मुश्किल हो गया है। सड़क पर करीब 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है, जबकि ठंड के चलते यहाँ झील और झरने तक में पानी जम गया, जिस पर बच्चे आइस स्केटिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं एक तस्वीर ये भी देखिए, जब -डिग्री टेम्परेचर के चलते दुकानों में रखी कोल्ड ड्रिंक के अलावा सोयाबीन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल तक जम गए। दुकानों के बाहर इस कदर बर्फ जमी कि दुकानदारों को फावड़े की मदद से हटाने का काम कर रहे हैं। हालांकि नए साल के मौके पर हुई बर्फबारी से सैलानी और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। और कोरोना की नई और अब तक की सबसे खतरनाक लहर से चीन गुजर रहा है और वहां पर हालात बहुत डराने वाले हैं। लोगों का इलाज अस्पताल के बाहर चल रहा है। कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई है। खबर है कि मरीजों और लाशों से अस्पताल भर चुके हैं। सबसे पहले अस्पताल के बाहर की इन तस्वीरों को देखिए। अस्पताल में जगह न होने की वजह से लोगों का बाहर इलाज हो रहा है। अस्पताल के बाहर ही डॉक्टर जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों को भी देखिए। ये पूरा कमरा शवों से भरा है। हर तरफ शव ही शव नजर आ रहे हैं। अस्पताल में हालात इतने भयानक है कि शव रखने के लिए जगह नहीं बची। कोरोना की नई लहर के सामने चीन में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही हैं। इतना ही नहीं, एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। ये कब्रिस्तान है जहां जगह कम पड़ रही है, तो अब लेयर के हिसाब से कब्र बनाई जा रही है। कोरोना काल में पहली बार है जब पूरा का पूरा चीन बेहाल है। हर तरफ डराने वाला मंजर है। अस्पताल के गलियारों और जमीन पर लेटाकर मरीजों का इलाज हो रहा है और आने वाला वक्त और भी भयानक हो सकता है। वही एक भावुक करने वाली तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में एक पिता और बेटी है, दोनों बीमार हैं। बीमार पिता बेड पर लेटा है और अपनी बेटी का इलाज कर रहा है। हालात बेहद खौफनाक हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। अमेरिका में सफेद आफत ने जमकर कहर बरपाया। बॉम्ब नाम के बर्फीले चक्रवाती तूफान के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अमेरिका में बर्फीले चक्रवाती तूफान बॉम्ब ने भारी तबाही मचाई है। बताया जा रहा है कि इससे यूएस के करीब 20 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कई लोगों की जान भी चली गई। इस तूफान के चलते अब तक लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में चक्रवाती तूफान बॉम्ब के चलते बर्फबारी और भीषण ठंड के हालात हैं, जिससे बिजली आपूर्ति समेत कई जरूरी सेवाएं भी बाधित हुई हैं। इन घरों को देखिए जिनकी नींव तक बर्फीले तूफान ने हिलाकर रख दी। वहीं सड़कों पर बिछी मोटी बर्फ के चलते हादसे हो रहे हैं, तो वहीं बड़े पैमाने पर उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका में तबाही मचाते हुए ये तूफान कनाडा के पास ग्रेट लेक्स में मैक्सिको सीमा के साथ रियो ग्रांडे तक 2000 मील तक फैल गया है। और इसी के साथ इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।